हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे विशुद्ध प्रेरक पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती बोलता। यानी हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और उसमें जुड़ा हुआ है प्रेरक कुंडली। तो उसमें परिणामी बोलता और बच्चों धारा में किस प्रकार से संबंध होता है, फेजर आरेख क्या है, प्रतिघात कितना निकल कर आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, आप लोगों को इसके पहले जो बच्चों वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था, उम्मीद करता हूं है ना आप लोग देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो जरूर देख लेना, तो चीजें क्लियर होगी। और बच्चों सेम चीजें हैं जैसे आपको यहां भी देखने को मिल जाएगा। ये आपको बच्चों प्रतिरोधक के लिए था कि यदि एक प्रतिरोध है ना, उसके कारण कितना धारा बोलता में संबंध आता है ना, और परिणामी प्रतिरोध कितना आता है। इसके बाद बच्चों हमने कराया था विशुद्ध संधारित्र पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती बोलता, यानी संधारित्र जुड़ा हो तो, है ना। इसके बाद बच्चों आज जो हमारा ये आज का टॉपिक है विशुद्ध प्रेरक, यानी हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, उसके साथ प्रेरक कुंडली जोड़कर हमने रख दिया। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आप लोगों से गुजारिश है कि बढ़िया तैयारी करते रहें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर हमारा 9685299149। यदि कोई बच्चा चाहता है कि वास्तव में नोट्स लेना चाहिए तो नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर तैयारी के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है कुछ इस तरीके से, इसलिए इसको अपन अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं बच्चों। और एक आपके पास कुंडली जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये आपका बच्चों कुंडली है जिसका प्रेरकत्व L है, यानी L प्रेरकत्व की एक कुंडली है बच्चों, जो कि हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है। इसमें धारा बह रहा बच्चों धारा I, लेकिन धारा बहता मतलब इनके सिरों के बीच आप सबको पता है बच्चों कि बोल्टता उत्पन्न होती है, इनके सिरों के बीच कुछ ना कुछ विभव होगा, है ना, और विभव का अंतर विभवांतर होता है। तो वो जो बच्चों प्रत्यावर्ती बोल्टता का जो समीकरण होता है वो होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये आप लोगों को पहले ही लेक्चर पर मैंने करा दिया था कि धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t और V बराबर V0 sin ओमेगा t। इसको मैंने आप लोगों को पहले ही समीकरण में बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में किस तरीके से V बराबर इसका मान आता है। हमेशा मैं कहता हूं कि आप लोगों को यदि प्रॉपर तैयारी करना है बच्चों तो एकदम प्रॉपर लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 हर चीज में कुछ ना कुछ नया चीज मिलता है। और यदि आप लोगों को बच्चों यदि पहला लेक्चर समझ में नहीं आया तो फिर आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आएगा, इसलिए बारीकी समझे, क्रम से देखें। आज का भी लेक्चर यदि आपने पिछले 2 लेक्चर को देखा है तो आज मजा आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है। हमारे पास बोल्टता का समीकरण आ गया, धारा का समीकरण इससे निकालना है, और धारा का समीकरण निकालने के बाद बच्चों इनको दोनों में तुलना करना है तो कालांतर निकल कर आ जाता है। इसी से हम फेजर आरेख बना लेते हैं, इसी से हम प्रतिघात निकाल लेते हैं, और फिर आकर के उनके समय के साथ कितना बोल्टता और धारा में परिवर्तन होता है वो चीज निकाल लेते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब बच्चों यहां पे प्रेरक कुंडली है। आप सबको पता है कि जैसे ही किसी कुंडली पर धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि फैराडे ने बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल लगभग -L di/dt के बराबर होता है। ये आप फैराडे के नियम से भी इसको निकाल सकते हो। हम लोग सर कैसे आ जाएगा, फैराडे ने तो ये बताया था कि ये होता है -N d/dt, यही तो होता है सर, है ना। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, मैं कोई भी चीज होता हूं फैक्ट के साथ बात करता हूं, ताकि आप लोग कभी रटना ना पड़े ना कि कहां से आ जाता है। फैराडे ने थोड़ा सा भी ज्ञान की बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर बोल दो कि सर टॉपिक से हट कैसे गए। फैराडे ने क्या बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, भाई ये कुंडली है, इसके लिए हमको नियम भी जाना पड़ेगा। कुंडली है, कुंडली के सिरों के बीच नहीं प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाया जाता है, तो इसमें धारा बहती है, और धारा बहती है तो इसके अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये जो E का मान होता है बच्चों -N d/dt के बराबर होता है। जब अंदर n जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा dn∅, जो फ्लक्स बंधता कहलाता है। यदि B लिखना है तो B भी लिख सकते हो, अपान ये आपका n∅ हो गया बच्चों, dt हो गया। ठीक है। अब बच्चों आपके पास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि n∅ जो होता है Li के बराबर होता है। 100 प्रेरकत्व तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है सर, अब इस n∅ की जगह वैल्यू पुट कर दो तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर यदि विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा -N, तो बच्चों माइनस है तो माइनस रहने दो, फिर आपका d/dt है
और यहां पर बच्चों एल आई, एल को बाहर ले लोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब बताओ बच्चों विद्युत वाहक बल E बराबर विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सर कि बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जरूरत पड़ेगा कि जैसे ही हम प्रेरण कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करते हैं तो उनके कुंडली के बीच में बच्चों है ना एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी जब प्रेरक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसके कुंडली के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए समझो भाई। अब इसको क्लीन करते हैं और लिखते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन प्यारे बच्चों पूरा क्लियर होगा, आपको कभी डाउट रहेगा ही नहीं। मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे वादा है, लेकिन ये वादा तोड़ कैसे सकते हैं है ना कि यदि जब प्रेरक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा, क्या बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसका मान कितना होगा बच्चों? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है सर, क्लियर है। तो एक बंद लूप बन गया बच्चों। बंद लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? बंद लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि भाई यहां पर आप लोगों ने धारा बहाया आई, प्रतिरोध आर है और उसके संगत यहां पे धारा बह रहा, मान लीजिए समय के साथ डी आई अपॉन डी टी है ना, उसका प्रतिरोध आपका एल है ना। इसका बीजगणितीय योग बच्चों विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी टोटल योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी है बच्चों, ये आपका विद्युत वाहक बल है, इसका मान कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे इसलिए बच्चों। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये आपका हो जाएगा V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर 0। ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अभी कुछ भी हमने नहीं किया बच्चों, हमने लिखा V क्या है? परिणामी जो आपको प्रत्यावर्ती बोलता है, ठीक है, माइनस किरचॉफ के द्वितीय नियम से एल डी आई अपॉन डी टी बराबर में 0। तो V बराबर कितना हो जाएगा? एल डी आई अपॉन डी टी। अच्छा, L को पक्षांतर कर दें तो डी आई अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा? V बटा एल। समीकरण 1 से V का मान रख दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा?
v बराबर हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी अपान एल। ठीक है, ये कहां से आ गया? समीकरण 1 से आ गया। कहां से आ गया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने मान रख दिया है, समीकरण 1 से हमने रख दिया बच्चों। अब बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं बच्चों। जैसे यहां पर आप देखो, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। समय के साथ धारा, यह समाकलन है किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष में समाकलन। इधर भी समाकलन करेंगे, v नॉट अपान एल है, साइन ओमेगा टी है, समाकलन का चिन्ह, और किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष करेंगे। समाकलन ध्यान रखना, ये समाकलन का चिन्ह बच्चों और टी के सापेक्ष में, इसलिए dt लगा दिया। ये dt से dt कट गया बच्चों, अब बचेगा di। क्या बचेगा बच्चों? di। ठीक है, यहां पे बच्चों v नॉट अपान एल बाहर आ गया, ये साइन ओमेगा टी बचा, साइन ओमेगा टी dt। ठीक, इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर। सर क्लियर नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं भाई, आप बनेगा ही नहीं, है ना? यहां तक अभी कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहां पे अवकलन है, और अवकलन का समाकलन कर दे तो मूल रूप में आ जाता है। ये अवकलित रूप में बच्चों, इसका उल्टा कर दें समाकलन तो आई मिल जाएगा, क्योंकि हमें आई तो निकालना है, और आई निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा कुछ करना पड़ रहा है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यदि है तो फिर दिक्कत है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, चले आगे चले बच्चों। अब आप लोगों को बताना है समाकलन। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। जैसे बच्चों साइन का समाकलन होता है, साइन थीटा का होता है, साइन थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक का समाकलन होता है यदि थीटा के सापेक्ष में तो थीटा हो जाता, एक का समाकलन यदि एक्स के सापेक्ष में होता तो एक्स हो जाता, एक का समाकलन यदि वाई के सापेक्ष में होता तो वाई हो जाता, एक का समाकलन यदि जेड के सापेक्ष में होता बच्चों तो जेड हो जाता। यानी एक का समाकलन जिसके सापेक्ष में होगा उसी का वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब यहां से आप लोगों को क्या रखना है कि देखना बच्चों, यहां पर डी आई है, एक छिपा हुआ है तो आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है सर, आई हो गया। यहां बच्चों v नॉट एल, ठीक है, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, वो भी माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन टी के सापेक्ष हो रहा था और कांस्टेंट हमारा ओमेगा है तो ओमेगा नीचे आता है। इसके पहले बच्चों आप लोगों को बताया गया था कि जब अवकलन होता है, जब इसके पहले जस्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, हो सकता है आप लोगों को पता ना हो तो यहां पे बता देता हूं। ठीक है, चलिए आप लोगों को यदि मिल जाएगा यहां पे, देखो बच्चों यहां पे बताया था मैंने, यहां पे बताया था, देखना यहां साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी अवकलन था, प्लस में होता है अवकलन प्लस में, और ओमेगा सामने आया था क्योंकि ओमेगा यहां पे नहीं देखो कांस्टेंट था तो सामने आया था। जब अवकलन होता है बच्चों तो जो भी कांस्टेंट होता है वो सामने आता है, और समाकलन होता है तो कांस्टेंट जो होता है नीचे जाता है। यदि हम लंबे चौड़े कहानी की बात करेंगे तो आप फंस जाओगे, लंबे चौड़े कहानी में फंस जाओगे, है ना, कि माना उसको यू मानो, फिर यू के सापेक्ष में रिस्पेक्ट, आप इतना समझो कि कांस्टेंट ओमेगा था तो नीचे आ गया। ठीक, चलिए अब इसको इधर ले आओ बच्चों, तो आई बराबर आपका आ गया v नॉट ओमेगा एल, v नॉट ओमेगा एल, और ये इधर अपना हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब कॉस को साइन में बदलो, तो कॉस को जब साइन में बदलोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, यदि मैं कह दूं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, सही है कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, बोलोगे तो सही है। तो आई बराबर v नॉट अपान ओमेगा एल, v नॉट अपान ओमेगा एल, यहां पे बच्चों आपका माइनस ही रहेगा, साइन 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। ठीक, ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ये 10th का आप लोग सर्वसमीका तैयार करके रखे होंगे। 10th का सर्वसमीका है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहां कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा कर दिया। ये चीज है बच्चों।
अंदर यदि माइनस का गुणा हो जाए तो चिन्ह बदल जाएगा, इतना तरीका लगाओ। लेकिन चतुर्थ चतुर्थांश की बात आती है, यदि गणित में चलोगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में जाता है तो अंदर यदि साइन जाएगा माइनस जाएगा बच्चों, तो माइनस यदि बात करेंगे अंदर ले जाएंगे तो देखना कैसे होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में जाता है, आप लोगों ने चतुर्थ चतुर्थांश में पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन है प्यारे बच्चों, साइन है, अंदर जाएगा तो ओमेगा टी प्लस में हो जाएगा और प्यारे बच्चों पाई बाई 2 माइनस में हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, ये चीज आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर, इस पूरे को आई नॉट लिख देते हैं बच्चों, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, जहां हमने प्यारे बच्चों आई नॉट को माना है किसके बराबर, भी नॉट अपान ओमेगा एल। ये धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है और इसको अपन ने समीकरण 3 दे दिया। ये जरूरत पड़ेगा बच्चों, इसे से निकालेंगे। अब देखो समीकरण 1 कहीं पे था क्या, समीकरण 1 कहीं पे था, ये साइन ओमेगा टी है, अच्छा सर, और यहां साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, माइनस है मतलब पश्चगामी है। यानी एक चीज निष्कर्ष निकला समीकरण 1 और 2 से कि समीकरण 2 में धारा पीछे है बच्चों, माइनस में है इसलिए पीछे है, और समीकरण 1 में आपने देखा ओमेगा टी है, लेकिन जब समीकरण 2 में पहुंचे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो जब किसी परिपथ में क्या जुड़ा हो बच्चों, एल जुड़ा हो, एल मतलब प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, तो उसका जो धारा होता है बोल्टता से पाई बाई 2 पश्चगामी है बच्चों, क्या है, पश्चगामी है। समीकरण 1 और 2 से कलांतर निकाल लो। चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कलांतर कैसे निकालेंगे, अधिक वाले में से ओमेगा टी अधिक है बच्चों और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कम है, तो जब कलांतर निकालेंगे बच्चों तो ओमेगा ओमेगा टी कट जाएगा, प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। अतः क्या लिखोगे, अतः प्रेरक युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती बोल्टता, यानी प्रत्यावर्ती जो धारा है, प्रत्यावर्ती जो धारा है वो बोल्टता से, यानी प्रत्यावर्ती बोल्टता से पाई बाई 2 कला में पाई बाई 2 रेडियन पश्चगामी है। क्या है बच्चों, पश्चगामी है, पश्चगामी है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कहां से कहां आ गया सर, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी था और आई बराबर आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो भाई कौन पीछे है, कौन पीछे है, कम कौन है, तो जो माइनस में वही ना कम होगा, इसलिए धारा भी से पश्चगामी है। यदि आगे होता तो अग्रगामी होता बच्चों, लेकिन पीछे है तो पश्चगामी है, पीछे है तो पश्चगामी है। ठीक है, क्लियर। ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये नोट्स में नहीं रहता है, हम कैसे करें, तो नोट्स मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है, 96 85 29 91 49। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। ठीक है, 96 50 29 91 49 9685299149। कहानी कहां तक पहुंच गए बच्चों, अपना ये निष्कर्ष निकल गया, कलांतर निकल कर गया। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं, फ्रेजर आरेख के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। फ्रेजर आरेख देखो बड़ा सिंपल है, फ्रेजर आरेख आप आसानी से बता सकते हो। बोला गया बच्चों कुछ इस तरीके से, आपका मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अभी मैं कहा कि ये जो बोल्टता है कुछ ओमेगा टी के साथ है, सही है सर, ये आपके बोल्टता को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी भी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो धारा है उससे पश्चगामी है, तो आगे की ओर जाएगा कि पीछे की ओर, तो धारा पश्चगामी जाएगा 90 डिग्री, ये पाई बाई 2 है। अब ये बच्चों ये आपका धारा है, क्या है, ये धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो धारा क्या है, पश्चगामी है, पाई बाई 2। ठीक है, क्या है, पाई बाई 2। धारा कितना बच्चों, पश्चगामी है, कितना, पाई बाई 2।
क्योंकि ये बोल्डता से पश्चिगामी है, इसलिए इस तरीके से इसका फ्रेजर आरेख होगा। या फिर बच्चों यदि ऐसा हो, यदि मान लीजिए आपको ऐसा नजर आए कि ये आपका धारा है, ये क्या है, धारा है, तो बोल्डता उससे अग्रगामी है, ये बोल्डता हो जाएगा। ठीक, या कि मान लीजिए ये बोल्डता है बच्चों, ये बोल्डता है, तो फिर धारा नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कितने डिग्री कालांतर है, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री धारा पश्चिगामी, यहां भी पश्चिगामी है, पीछे है, यहां भी पश्चिगामी है, पीछे है। तो ये आप लोगों को फ्रेजर आरेख यदि बनाना है, एग्जाम में दिया जाएगा तो ऐसा फ्रेजर आरेख बना देना, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होगी ना बच्चों। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो, बता देना भाई। ठीक, चलिए क्लियर। अच्छा, अब सर थोड़ा सा एक काम करो, इसके आप प्रतिघात के बारे में बता दो। किसके बारे में, प्रतिघात के बारे में। समीकरण 3 से, ओह माय गॉड, प्रतिघात निकालना है समीकरण 3 से। समीकरण 3 कितना है, भी आई नॉट बराबर भी नॉट अपान ओमेगा एल। तो यहां से बच्चों यदि पक्षांतर कर दें, यहां से पक्षांतर कर दें तो भी नॉट अपान आई नॉट पक्षांतर होगा, इधर आएगा तो ओमेगा एल। ठीक, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। अब इसकी तुलना, समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम, ओम के नियम, ओम का नियम क्या कहता है, भी बटा आई बराबर आर से करने पर, ओम के नियम की तुलना, समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम से करने पर ओमेगा एल जो है बच्चों परिणामी प्रतिरोध होगा, परिणामी प्रतिरोध है, जिसे परिपथ का, अब इस बार प्रेरकीय बोलेंगे बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, क्योंकि प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो XL बराबर कितना हो गया बच्चों, ओमेगा एल। XL बराबर कितना हो गया, ओमेगा एल। ठीक है, XL बराबर कितना हो गया बच्चों, ओमेगा एल। अब आप लोगों को पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, है ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई न्यू। इसलिए बच्चों XL बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 पाई न्यू एल। ठीक है, यदि कोई बच्चा यदि ऐसा ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाए, और कई बार मिलता भी है ऑब्जेक्टिव, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कई बार ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है कि XL बराबर कितना होता है। तो ये दोनों फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो बाद में कहोगे सर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, समय ही नहीं मिला, खत्म कहानी। तो ये आपका आ गया बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात। अब हमारा एक ही पॉइंट बचा हुआ है कि प्रत्यवर्ती बोल्टता और प्रत्यवर्ती धारा में किस प्रकार से बच्चों परिवर्तन होता है, उसके लिए आप बता दो। ठीक है, बाकी फ्रेजर आरेख भी हो गया, कलांतर भी हो गया। कलांतर कितना है, π/2 है बच्चों। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे बना देते हैं, थोड़ा सा यहीं पे अपन बना देंगे, दिक्कत नहीं रहेगा। देखो बच्चों थोड़ा सा यहां पर देखना, मान लीजिए बोल्डता फिक्स है, बोल्डता तो फिक्स है कि ये बोल्डता है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भी को, भी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो धारा है वो पश्चिगामी है। धारा कैसा है, पश्चिगामी है। धारा कैसे बच्चों, पश्चिगामी। यदि यहां से पश्चिगामी शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो पश्चिगामी के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा,
अच्छा एक काम करो, इसको आप यदि धारा दे दो तो और अच्छा रहेगा। तो इसको धारा दे दो और बोल्टता अग्रगामी है, तो बोल्टता के लिए अपन इसको अग्रगामी कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा बोल्टता। क्या हो गया बच्चों? बोल्टता हो गया। देख लो जरा, अब आप लोगों को लगेगा सर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यहां से आप ऐसा लो। तो ये आपका आरेख हो जाएगा, क्योंकि भाई ये यहां से चलकर आया होगा, तो ये आपका बताएगा ये किया बच्चों प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण। तो ये आरेख निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आरेख ऐसा बनाएंगे। ठीक, तो ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो बताया था नंबर बच्चों, नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।